तो हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। तो आज कर रहे हैं हम क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर 6 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमारा क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो चीज़ हमें समझनी है वो क्या समझनी है? स्टिमुलस या स्टिमुलाई। क्या होता है ये समझना है, इसे स्टिमुलस या स्टिमुलाई को। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह बहुत ज़्यादा गर्म है, ये जगह बहुत ज़्यादा गर्म है, मेरा गलती से यहाँ हाथ पड़ा तो क्या होगा? हाथ अचानक से हट जाएगा। ये हाथ हटना क्या हुआ? मेरा रिस्पॉन्स। बट उस जगह का गर्म होना क्या हुआ? एनवायरनमेंट में एक चेंज, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर यही बोला है, स्टिमुलस या स्टिमुलाई क्या होता है? The change in the environment to which living organisms respond are called stimuli या stimulus. For example, heat, cold, pressure, water, smell, taste, touch. ये कुछ भी हो सकता है ये stimulus. क्लियर है? ठीक है। फिर हमारा चैप्टर क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कि हमारी बॉडी अपने आप में कैसे कंट्रोल करती है चीज़ों को, कैसे कोऑर्डिनेट करती है एक साथ। तो क्या होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कि अगर कोई एनवायरनमेंट में चेंज हुआ तो हमारी बॉडी उस पर कुछ रिस्पॉन्स करेगी, इस पर कुछ रिस्पॉन्स देगी। अब उस रिस्पॉन्स को देने के लिए कई सारे मसल्स और ग्लैंड एक साथ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जगह अगर गर्म है और मेरा हाथ यहाँ पड़ा तो मैं अचानक से हटाऊंगा, उस हाथ हटाने पे मेरी मसल काम करेगी, ग्लैंड काम करेगा, माइंड काम करेगा, सेल्स काम करेंगी, कई सारी चीज़ें साथ में काम करेंगी। कई सारे ऑर्गन्स का एक साथ काम करना ही क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन। यही चीज़ बोली है, फॉर अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस मेनी ऑर्गन्स इन द बॉडी शुड वर्क टुगेदर। वर्किंग टुगेदर ऑफ अ वेरियस ऑर्गन इन एन ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। किसी भी स्टिमुलस का, किसी भी एनवायरनमेंट में होने वाले चेंज का एक प्रॉपर रिस्पॉन्स देने के लिए कई सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलके काम करते हैं और इसी को हम क्या बोल देते हैं? कोऑर्डिनेशन। क्लियर रहेगी ये बात? ठीक है। अब जो हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेशन, वो दो में पढ़ना है। एक पढ़ना है ह्यूमंस या एनिमल्स। ह्यूमंस को एनिमल्स की कैटेगरी में रखा है क्योंकि दोनों का सेम। और दूसरा पढ़ना है प्लांट्स में। तो जो अगर हम बात करें ह्यूमंस की, जो ह्यूमंस में होता है वो कैसे होता है? या तो नर्वस सिस्टम से या फिर एंडोक्राइन सिस्टम से। अब नर्वस सिस्टम में आपका क्या? आपका ब्रेन, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपके नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स जा रहे होते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या? हमारी बॉडी में कई सारे ग्लैंड होते हैं। जैसे हमारा क्या बेसिकली हो जाता है हमारा क्या पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, थायरॉक्सिन, ठीक है, जो आयोडीन वगैरह जिसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे कई सारे ग्लैंड है जो हमारे ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, जब प्लांट के हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे तो प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसकी वजह से होता है? प्लांट हार्मोन्स की वजह से। किसकी वजह से? जिन्हें हम क्या बोल देते हैं? फाइटो हार्मोन्स। क्लियर रहेगी ये बात? दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। अब कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स समझना है। सबसे पहले हमें किस में समझना है कोऑर्डिनेशन? एनिमल्स में। एनिमल्स यानी हम ह्यूमंस की भी बात कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें समझना दो चीज़ें, एक तो नर्वस सिस्टम, एक एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम को समझेंगे बाद में, अभी किसको समझ रहे हैं हम? नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम। अब जो ह्यूमन में नर्वस सिस्टम है वो तीन चीज़ें कंसिस्ट करता है, एक ब्रेन, एक स्पाइनल कॉर्ड और हमारी कई सारी नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स है हमारी बॉडी में कई। ठीक है, अब पूरे नर्वस सिस्टम को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये जगह बहुत ज़्यादा गर्म है, इस जगह को मैंने छुआ तो मुझे क्या लगेगा? गर्म। बट ये गर्म चीज है, ये जगह, ये किसको पता चला? सबसे पहले स्किन को। किसको? स्किन को पता चला। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है किसका? रिसेप्टर्स का। किसका? रिसेप्टर्स क्या होता है? तो रिसेप्टर्स हमारे बॉडी के
सेंस ऑर्गन्स हैं। क्या है? सेंस ऑर्गन, जो कि एनवायरनमेंट में होने वाले किसी भी चेंज को सेंस कर लेते हैं। तो रिसेप्टर्स आर द सेंस ऑर्गन विच रिसीव द स्टिमुलस एंड पास द मैसेज टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द सेंसरी नर्व्स। तो रिसेप्टर्स हमारे सेंस ऑर्गन हैं जो कि एनवायरनमेंट में होने वाले चेंज को सेंस करते हैं और फिर उस मैसेज को कहाँ भेज देते हैं? या तो स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन तक। अब कई सारे सेंस ऑर्गन है हमारे, जिस हिसाब से सेंस ऑर्गन उसी को हमने नाम दे दिया अपने रिसेप्टर। सबसे पहले आया था आपका यहाँ पे देने का फर्स्ट आपका आ जाएगा सबसे पहले फोनो रिसेप्टर्स। सबको समझना, थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं सबको। सबसे पहले आता है फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर्स क्या होता है? मान के चलो किसी इंसान ने आपको कुछ बुरा बोला, क्या करोगे? या तो आप भी उसे उल्टा कुछ जवाब दोगे, या आप इग्नोर करोगे, या गुस्सा आएगा, कुछ भी होगा। आपका इग्नोर करना, उसे दोबारा कुछ कहना, गुस्सा करना, ये सारे आपके रिस्पॉन्ड हुआ। बट चेंज क्या था कि उसने आपको कुछ उल्टा बोला। इस चीज़ को सुना किसने? आपके कान ने। तो इसे क्या बोलेंगे हम? फोनो रिसेप्टर। क्या बोलेंगे? कोई मुझे मारने आ रहा है, मेरी आंखों ने देखा, मैं क्या करूँगा? भाग जाऊँगा या लड़ूंगा। दो ही चीज़ें होंगे भाई। अब तेरी तरह खून उबालने मार रहा ना मेरा, ठीक है? या तो भाग जाऊँगा या फिर लड़ूंगा। बट मेरा लड़ना या भाग जाना क्या है? रिस्पॉन्स। बट मैंने देखा कि वो मुझे मारने आ रहा है, ये क्या हुआ? स्टिमुलस। ये एक चेंज है एनवायरनमेंट में, और इस चीज़ को किसने सेंस किया? मेरी आंखों ने। और इसे बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं? क्लियर है? अच्छा, ये जगह मुझे गर्म लगी, किसने सेंस किया? मेरी स्किन ने। मैंने हाथ हटाया तो रिस्पॉन्स, बट सेंस किसने किया? मेरी स्किन ने। तो स्किन क्या हुई? थर्मो रिसेप्टर या फिर टैंगो रिसेप्टर, कुछ भी बोल सकते हैं। थर्मो रिसेप्टर या फिर टैंगो रिसेप्टर। क्लियर है? अच्छा, मैं एक सड़क से जा रहा हूँ, वहाँ स्मेल आ रही है, तो मैं अगर लूँगा नाक बंद, मेरा नाक बंद करना क्या हुआ? रिस्पॉन्स। बट वहाँ स्मेल आ रही थी, इस चीज़ को सेंस किसने किया? मेरी नाक ने। यानी नाक को क्या बोले? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं? क्लियर है सबको? अच्छा, मैंने खाया कड़वा करेला। क्या खाया? करेला कैसा लगेगा? कड़वा। अच्छा, क्या होगा? मेरा मुंह बनेगा। मुंह बनना क्या हुआ? रिस्पॉन्स। बट करेला कड़वा, इस चीज को सेंस किसने किया? मेरी टंग ने। तो यहां पर टंग क्या हुई आपकी? गस्टैटरी रिसेप्टर। क्या हुई? गस्टैटरी रिसेप्टर। क्लियर है यहां तक सबको? तो यहां तक तो हम समझें किसको? रिसेप्टर्स। अब बात आएगी किसकी? कि ये इंफॉर्मेशन सेंस करके पहुंची कैसे ब्रेन के पास। ये इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास कैसे पहुंची? समझना, मैंने इस जगह को छुआ, मेरी स्किन को लगा गर्म, यानी टैंगो रिसेप्टर को पता चल गया। अब यहाँ पे होते हैं कई सारे नर्व्स। क्या होते हैं? नर्व। वो नर्व्स इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाएगा या तो ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड। तो उसी चीज को बोल देते हैं हम सेंसरी नर्व। तो सेंसरी नर्व्स आर द नर्व्स which carry information from the receptors to the brain or spinal cord। जो इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा दे उन्हें बोल देते हैं सेंसरी नर्व। अब जब मुझे गर्म लग गया तो दिमाग से कमांड आएगी कि भाई इस जगह से हाथ हटा ले। अब ये कमांड, ये इंफॉर्मेशन जो ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से वापस इफेक्टर तक, यानी जो हाथ हटाऊंगा उस तक आएगी, उस मसल तक, उसे बोलते हैं मोटर नर्व्स। जो इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक लाए उसे बोलते हैं सेंसरी नर्व्स। जो इंफॉर्मेशन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कहां तक लाए? इफेक्टर्स तक, उन्हें बोलते हैं मोटर नर्व्स। क्लियर है यहां तक बात? अच्छा, ये जगह गर्म लगी, हाथ हटाया, मेरा मसल काम कर रहा है, मेरे मसल्स काम। तो मसल्स या ग्लैंड जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं हमारे किसके इंफॉर्मेशन पे? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के, उन्हें बोलते हैं इफेक्टर्स। क्या बोलते हैं? क्लियर है यहां तक सबको या दिक्कत है किसी को? ठीक है।
आगे बढ़े, आगे फिर समझेंगे हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन नर्वस सिस्टम के। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस, दूसरे को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपकी दो चीज आती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। वहीं पे अगर आपकी बात करें जाए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, उसमें क्या आता है आपकी नर्व सेल्स। अब दो नर्व्स होती है, जो नर्व्स आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है उन्हें बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, और जो आपकी ब्रेन से निकल रही है उन्हें बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्लियर रहेगी ये बात? अब इनको एक एक करके समझेंगे क्या है। क्लियर है? ठीक है। तो ब्रेन से जो निकल रही है इन्हें क्या बोल रहे हैं? क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है उन्हें बोलते हैं स्पाइनल नर्व। ये पूरे देख रहे हो नीचे पूरी बॉडी में फैली हुई है, ये कहाँ तक? पूरी बॉडी में फैली हुई है। क्लियर रहेगी ये बात? अच्छा, अब इनको और थोड़ा समझते हैं। कहीं पे किसी को दिक्कत है अभी तक? क्लियर है? अब समझेंगे हम। देखो, रिसेप्टर समझ लिया था कि गर्म लगा तो इंफॉर्मेशन आ गई। अब यहाँ से समझेंगे हम जो अंदर क्या है हमारे नर्व सेल्स, जिन्हें हम न्यूरॉन्स बोल रहे हैं तब से, स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, ये नर्व्स क्या है अब इनको समझेंगे। तो आपने छोटी क्लास में अपने पढ़ा है क्या चीज़? न्यूरॉन के बारे में, 9th में पढ़ा था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल वाले चैप्टर में था ये। अब न्यूरॉन को देखेंगे, न्यूरॉन क्या होता है। तो देखो, न्यूरॉन की शेप एंड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, न्यूरॉन की शेप एंड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अच्छा, याद रखना, बनाने के लिए आता है। सिंपल कैसे बनाओगे? यूं 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 यूं। मुझसे बेटर तुम बना सकते हो तो बना लेना भाई, मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है, मैं आर्टिस्ट हूँ नहीं। ठीक है। जो अपर बॉडी पार्ट होता है बच्चा, इसे बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं? साइटोन। इस साइटोन के अंदर क्या होता है? जो बीच वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और ये जो है इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अच्छा, इसके आगे ये जो पूरा पार्ट होता है इसे बोलते हैं एक्सॉन। और ये जो एक्सॉन कवर हो रखा है इसे बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। देख सकते हो, ये बीच में जो है इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। ये जो बाकी पूरा पार्ट है इसे सेल बॉडी सोमा, या फिर हम क्या बोल देते हैं? साइटोप्लाज्म। अच्छा, बाकी जो पूरा ये वाला पार्ट है इसे बोलते हैं एक्सॉन। अच्छा, जो कवर है उसे बोलते हैं माइलिन शीथ। अच्छा, ये जो आगे निकल रही है इसे बोलते हैं डेंड्राइट्स। और लास्ट में आती है आपकी नर्व एंडिंग। क्या आती है? नर्व एंडिंग। ये एकदम अच्छे से याद रखें। अब हर किसी का कुछ ना कुछ काम है, उसको समझते हैं। देखो, जब मैंने इस जगह को छुआ तो मेरे रिसेप्टर को पता चला कि ये जगह क्या है? गर्म है। ये जगह क्या है? ये बात अब किसको पता चली? इसके बाद है न्यूरॉन। कौन से? सेंसरी नर्व्स। कौन है? सेंसरी। अब सेंसरी नर्व्स के डेंड्राइट को, किसको? ये बात पता चली कि ये जगह है गर्म। ये इंफॉर्मेशन उसने अपने अंदर पहुंचाई, कहाँ? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में वो इंफॉर्मेशन का कन्वर्ट हो गई एक केमिकल इंपल्स में, एक केमिकल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई? एक केमिकल इंफॉर्मेशन। और वो केमिकल इंफॉर्मेशन एक्सॉन के थ्रू आएगी बाहर। कहाँ पे? ये नर्व एंडिंग से। किससे? नर्व एंडिंग। एक्सॉन टर्मिनल बोल लो या फिर नर्व एंडिंग बोल लो, कुछ भी बोल लो। क्लियर है? यहां से आ गई बाहर। अब इसी के पीछे एक और न्यूरॉन, तो फिर उस न्यूरॉन का डेंड्राइट वो इंफॉर्मेशन पकड़ लेगा। सेम प्रोसेस चलता रहेगा, सेम प्रोसेस चलता रहेगा आगे। डाउट है किसी को इस बात में? हाँ, वो सारा ये जो पूरा साइटोप्लाज्म वाला एरिया है, पूरा साइटोन वाला एरिया, वही उस इंपल्स को, इस इंफॉर्मेशन को केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने में काम करता है। क्लियर रहेगी यहां तक बात? दिक्कत है किसी को? ठीक है।
अब यही बोला, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी और बेसिक यूनिट हमारी क्या है? न्यूरॉन। उसके आगे क्या बोला? इट हैज अ सेल बॉडी कॉल साइटोन। इस पूरे को क्या बोलते हैं? साइटोन। इट हैज सेवरल ब्रांच स्ट्रक्चर, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं? लॉन्ग फाइबर स्ट्रक्चर, पूरी फाइबर स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं एक्सॉन, जो कि कवर होती है किससे? माइलिन शीथ से। अच्छा, जब मैंने बताया कि एक पूरा न्यूरॉन खत्म, दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होगा, बट दो न्यूरॉन्स के बीच एक छोटा सा गैप होता है। द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स। क्या बोलते हैं उसे? अब जो इम्पल्स क्रिएट हुआ था, जो केमिकल क्रिएट हुआ था, वो साइनेप्स में आता है और दूसरा डेंड्राइट उसे दोबारा कैच करता है और दोबारा आगे भेजता है। आप सोच सकते हो कि ये कितना तेज होता है, इसलिए बहुत क्विक रिस्पॉन्स आता है हमारा, तो ये बहुत तेज होता है। क्लियर रहेगी ये बात? क्लियर है यहां तक बात? आगे बढ़े। आगे अब हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। किसके बारे में? पहले समझ लेते हैं कहाँ थोड़ी क्या क्या चीज़ें हैं, फिर पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखो, जो हमें ब्रेन को पढ़ना है वो 3 पार्ट्स में पढ़ना है। किसके बारे में? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। उन्हीं के अंदर कुछ चीज़ें आती है, जैसे ये वाला पार्ट जो देख रहे हो आप, इसे बोलते हैं क्या? सेरेब्रम। क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। उसके बाद जो आपके लिए यूजफुल है वो ये सेरेबेलम। क्या बोलते हैं? उसके बाद आपके लिए यूजफुल है वो है मेडुला, ये वाला पार्ट। उसके बाद पॉन्स, ये वाला पार्ट। उसके बाद ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जो मेनली बहुत कम चांसेस है कि आपके आई एग्जाम में, बट हम कोई चांसेस लेके नहीं चल रहे, एक बार देख लेते हैं, अगर आया तो हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, अब समझते हैं इसको कि कैसे हमारा किस किस का क्या क्या काम है। क्लियर? तो पढ़ेंगे अब ब्रेन। तो ब्रेन को हमारा बेसिकली क्या कहा गया? इट इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग यूनिट इन द ह्यूमन बॉडी। मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर या यूनिट, कुछ भी बोल लो, इन ह्यूमन बॉडी। इट इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। एक हमारा पूरा क्या होता है? स्कल, ब्रेन बॉक्स। जिस तरीके से हमारी आँख बहुत ज़्यादा क्या होती है? डेलिकेट होती है, बहुत इजीली ख़राब हो सकते हैं, तो इनको कुछ ना कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए। तो आँख के अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर। उसी तरीके से ब्रेन भी बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, चोट लगेगी, खराब हो जाएगा। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ चाहिए। तो सबसे पहले प्रोटेक्टिंग लेयर स्कल, ठीक है। इसके बाद इट इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस। उसके बाद इसके ऊपर क्या होता है? अंदर 3 लेयरिंग टाइप सी होती है। कैसी होती है? 3 लेयरिंग होती है, जिन्हें बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? और उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, जिसे बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये बोला इट इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस filled with a fluid called cerebrospinal fluid which protects the brain from the shock। कि अगर कोई चोट वोट लगे तो बहुत जल्दी ब्रेन खराब ना हो, तो शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास क्या है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्लियर है? दिक्कत किसी को? अब ब्रेन को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब तीनों के काम समझेंगे कि क्या क्या काम है तीनों के। सबसे पहले क्या आता है? फोर ब्रेन। क्या आता है? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या कंसिस्ट करता है? सबसे पहली चीज सेरेब्रम और ऑलफैक्टरी लॉब्स। सेरेब्रम और ऑलफैक्टरी लॉब्स। अब इसका मेन काम क्या होता है? तो जो फोर ब्रेन होता है वो मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जो हमारी मेमोरी है, हमारा सोचना है, ये सारी चीज़ें, लर्निंग है, थिंकिंग है, इमोशंस हैं, ये सारे हमारे कहाँ से निकलते हैं? फोर ब्रेन से। अच्छा, ऑलफैक्टरी लॉब्स है, यानी जो हम स्मेल डिटेक्ट कर पा रहे हैं वो भी किसकी वजह से कर पा रहे हैं?
फोर ब्रेन की वजह से। किसकी वजह से? क्लियर हो चुका है फोर ब्रेन का काम। फिर बात आती है मिड ब्रेन। किसकी? मिड ब्रेन। अच्छा, अब मिड ब्रेन जो होता है वो हमारा कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस को और रिफ्लेक्स एक्शन को। अब बात आती है इनवॉलेंट्री एक्शन या रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा। देखो, इनवॉलेंट्री एक्शन जो हम अपनी मर्जी से नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आपने देखा कि बैठे हो और आप पैर हिला रहे हो, आप यूं 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 करे जा रहे हो, नेक मूवमेंट हो रही है, आप हाथ बार बार बेफालतू में हिला रहे हो, ये सारे क्या आप करना चाह रहे हो? ये इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। आप चल रहे हो, आप तेज तेज अपना हाथ हिला रहे हो, ये आप करना चाह रहे हो? नहीं, ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शन, आप वॉलेंट्रीली इन्हें नहीं कर रहे। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन, किसी गर्म जगह हाथ पड़ा, अचानक से हटाया, ये भी खुद से नहीं हटाया, बट ये बहुत ज़्यादा सडन हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया है? रिफ्लेक्स एक्शन। ये सारी चीज़ें, ये हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस और रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, हेड की, नेक की, आईज की, ये सब किसकी वजह से होता है? मिड ब्रेन। किसकी वजह से? मिड ब्रेन। क्लियर है? अच्छा, अब बात आती है किसकी? हिंड ब्रेन की। तो हिंड ब्रेन के पास होता है आपका क्या क्या? सेरेबेलम। क्या होता है? उसके पास क्या था? सेरेब्रम। इधर क्या है? सेरेबेलम, पॉन्स और मेड्यूला। सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला, तीनों के अपने अपने अलग अलग काम। क्या करता है? सेरेबेलम हमारा कंट्रोल्स करता है बॉडी के पोस्चर को, हम किस हिसाब से बैठे हैं, किस हिसाब से खड़े हो रहे हैं, बॉडी की मूवमेंट को। ये सारी चीज़ें कौन करता है कंट्रोल? सेरेबेलम। क्या हमारा बैलेंस है, किस हिसाब से हम चल पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे, इन सारी चीज़ों को कौन? सेरेबेलम। अच्छा, पॉन्स क्या करता है हमारा? ब्रीदिंग, रेस्पिरेट में किस हिसाब से कर रहा हूँ, इस चीज़ को कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा पॉन्स। लास्ट में आता है आपका मेड्यूला, कफिंग, खांसी, स्नीजिंग, छींक, स्वॉलिंग, निगलना, उसके बाद बीपी, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, इन सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला। सेरेबेलम, पॉन्स और मेड्यूला, तीनों के काम याद रहेंगे भाई। दिक्कत है किसी को? आगे बढ़े। क्लियर है ना यहां तक सबको? हाँ भाई, आगे बढ़े। अब बात आई किसकी भाई? स्पाइनल कॉर्ड की। किसकी? अब स्पाइनल कॉर्ड क्या है समझना। तो द स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रेन। तो हमारा जो ब्रेन है, कौन सा? हिंड ब्रेन, उससे स्टार्ट हो रही होती है क्या? हमारी स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रेन एंड एक्सटेंड थ्रू द वर्टिबल कॉलम। आगे देख सकते हो, अब कॉलम की तरफ बने जा रहे हैं, वर्टिबल्स कॉलम टाइप से बने जा रहे हैं, डिवाइडेड डिवाइडेड चला जा रहा है। ठीक है, आगे इट हैज 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। कितने पेयर? 31 पेयर्स निकल रही होती है हमारी पूरी बॉडी में स्पाइनल नर्व्स की। किसकी? स्पाइनल नर्व्स की। अच्छा, इट कैरीज मैसेज एंड फ्रॉम टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, इट ऑल्सो कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब क्या? ये कैरी करता है मैसेज, ये कैरी करता है किससे? या तो रिसेप्टर से लेता है और वापस इफेक्टर्स को देता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जगह गर्म है, मेरा यहाँ हाथ पड़ा, तुरंत हट जाता है। क्यों? क्योंकि ये कमांड किसने दी है? स्पाइनल कॉर्ड ने, ना कि ब्रेन ने। अब सोचो, यहाँ रखा है हाथ और ब्रेन प्रोसेसिंग में ही टाइम लगा रहा है कि भाई इस जगह से हाथ हटाना है, तब तक हाथ जलेगा नहीं। यहाँ पे चाहिए होता है रिफ्लेक्स एक्शन, और इस रिफ्लेक्स एक्शन में कौन मदद करता है आपको? स्पाइनल कॉर्ड। कौन करता है? क्लियर रहेगी ये बात? दिक्कत किसी को? ठीक, स्पाइनल कॉर्ड तक हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट अब समझते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जैसे कोई गर्म चीज़ लगी तो एक सडन मूवमेंट आता है कि हम अचानक से हाथ हटा लेते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू द इफेक्टर्स टू अ स्टिमुलस। जो हमारे इफेक्टर्स होते हैं वो एक सडन रिस्पॉन्स करते हैं, एक सडन रिस्पॉन्स करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि कोई चीज़ गर्म तो हाथ हटा ले। इफ वी सडनली विड्रॉ आवर हैंड, टच अ हॉट ऑब्जेक्ट। वी सडनली विड्रॉ आवर हैंड इफ वी सडनली टच अ हॉट ऑब्जेक्ट। अचानक से हट जाता है, इनवॉलेंट्री, एक क्विक, तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अच्छा,
रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? तो जब हमारा रिफ्लेक्स एक्शन में एक पाथ कवर हो रहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई चीज़ गर्म लगी तो ये बात सबसे पहले किसे पता चलेगी? रिसेप्टर्स को। रिसेप्टर्स ये बात किसे बता देंगे? सेंसरी नर्व्स को। सेंसरी नर्व्स ये बात किसको बताएगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, या तो ब्रेन को बता देगी या फिर स्पाइनल कॉर्ड को। फिर ये बात किसके पास आ जाएगी? ये बता देगा मोटर नर्व्स को, और मोटर नर्व्स लास्ट में बता देगी इफेक्टर्स को, और इफेक्टर्स वहां से हाथ हटा लेंगे। तो देख रहे हो एक आर्क क्रिएट हो रहा है, एक रिफ्लेक्स एक्शन का पाथ क्रिएट हो रहा है। तो द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। इन ए रिफ्लेक्स आर्क द स्टिमुलस इज रिसीव्ड, चेंज पता चलता है रिसेप्टर को, एंड इट पासेस थ्रू द सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व वो बात बताता है स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन आ जाती है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब मोटर के पास, और मोटर नर्व से आती है आपके इफेक्टर्स के पास। क्लियर है रिफ्लेक्स आर्क? तो यहां तक हमने समझ लिया कि एनिमल्स में और ह्यूमंस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। नेक्स्ट में समझेंगे हम कि हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में कैसे होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब तक जो हमने पढ़ा था वो एनिमल्स में पढ़ा था। तो एनिमल्स में हम पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अब प्लांट में तो ये चीज़ें नहीं होती, तो प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है उस चीज़ को समझेंगे। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, तो इन प्लांट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय प्लांट हार्मोन्स। किससे होता है? प्लांट हार्मोन्स से, जिसे हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स। 5 मेन टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स है। कौन कौन से? सबसे पहला आता है ऑक्सिन्स। क्या नाम है? ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स का काम क्या होता है? ये सेल के डिवाइड होने में हेल्प करता है, सेल को डिवाइड होने में, और सेल इलोंगेशन यानी उसे लंबा होने में, इलोंगेटेड और ग्रोथ में हेल्प करता है। तो प्लांट की ग्रोथ में ऑक्सिन्स काम करता है। फिर सेकेंड आता है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स भी क्या करता है? ये स्टेम की जो तना टाइप सा है और ब्रांचेस की, उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। कौन? जिब्रेलिन। फिर आता है साइटोकिन्स। साइटोकिन्स सेम ऑक्सिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ये भी सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और फ्रूट्स के और सीड्स के फॉर्मेशन में जो हेल्प करता है वो साइटोकिन्स करता है। क्लियर रहेगी, याद रखना। फिर आता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? इनहिबिट ग्रोथ करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, उसे रोकता है, देखता है कितनी होनी है नहीं होनी, और इफेक्ट करता है विल्टिंग ऑफ लीफ, पत्तों का गिरना, ये सारी चीज़ें। इन सब चीज़ों को कौन देखता है? एब्सिसिक एसिड। लास्ट में आता है फिर इथाइलिन। इथाइलिन का काम क्या होता है? ये फ्लावरिंग, फूल के आने में और फ्रूट्स के राइप होने में, पकने में, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये हेल्प करता है। क्लियर रहेगी ये बात? आगे बढ़ते हैं। फिर प्लांट्स में मूवमेंट्स किस हिसाब के होते हैं? तो प्लांट्स में बेसिकली 2 टाइप्स की मूवमेंट होती है। एक होती है ट्रॉपिकल मूवमेंट या ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरी होती है नास्टिक मूवमेंट। अब जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है बच्चा, वो किस हिसाब के होते हैं समझना। ट्रॉपिक मूवमेंट हमारा किसी भी स्टिमुलस यानी एनवायरनमेंट में होने वाले चेंज के रिस्पॉन्स में हमारा जो प्लांट है वो ग्रोथ दिखाता है या मूवमेंट दिखाता है, तो उसे बोलते हैं ट्रॉपिकल मूवमेंट। तो ट्रॉपिकल मूवमेंट्स आर द डायरेक्शनल मूवमेंट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस एंड इट डिपेंड्स ऑन ग्रोथ। एग्जाम्पल फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, सबको समझते हैं। जैसे फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है समझना इसको। फोटोट्रॉपिज्म इसमें होता क्या है कि एक प्लांट है, मान के चलो, और यहां सनलाइट आ रही है। अच्छा, जो इसका अपर पार्ट है उसकी ग्रोथ किसके टुवर्ड्स होती है? सनलाइट के टुवर्ड्स, और जो नीचे वाला पार्ट है इसका सनलाइट से अवे। तो जिस पार्ट की ग्रोथ स्टिमुलस, यहां स्टिमुलस क्या है? सन, अगर उसके टुवर्ड्स हो रही है, जैसे शूट जो अपर वाला पार्ट है प्लांट का, वो उसी के टुवर्ड्स ग्रोथ कर रहा है, तो इसे बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अच्छा, नीचे वाले पार्ट की बात कर रूट्स की, तो वो सनलाइट ऊपर की साइड उससे अपोजिट ग्रो कर रहा है, तो इसे बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म।
तो phototropism is a movement of plant in response to a light. If it is towards the light, it is called positive phototropism, and if it is away from light, it is called negative phototropism. क्लियर रहेगी ये बात बच्चा? फिर बात आती है जियोट्रॉपिज्म की। अब यही प्लांट है, क्या है? यही प्लांट है, समझना। अब बात कर रहे हैं जियोट्रॉपिज्म की, किसकी? जियोट्रॉपिज्म। अब इसको समझ, जियो मतलब क्या? ग्रेविटी के टुवर्ड। अगर हम देखें ग्रेविटी नीचे की साइड होती है, अगर आप ध्यान से देखो जो इसके रूट्स हैं उसकी ग्रोथ किस साइड है? नीचे की साइड, यानी स्टिमुलस की ग्रोथ स्टिमुलस के डायरेक्शन के टुवर्ड्स ही है, स्टिमुलस की तरफ ही है, तो इसे बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। बट जो अपर वाला पार्ट है वो अपोजिट ग्रो कर रहा है, तो इसे बोलेंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। क्लियर है? दोनों फोटो में वही चीज पॉजिटिव थी बट जियो में नेगेटिव हो गई, तो उल्टा हो गया यहाँ पे, इस चीज को याद रखना। फिर बात आती है बच्चा हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्या चीज? हाइड्रोट्रॉपिज्म। सेम, अब मान के चलो एक पौधा है, पौधा बोल रहा हूँ, फूल आया है पॉन्ड में लोटस का, एक कमल खिला है, ठीक है। जो उसका ऊपर वाला पार्ट है वो पानी से उल्टा ग्रो करता है, अपोजिट डायरेक्शन, पानी नीचे है और वो अपोजिट डायरेक्शन है, तो वो क्या हुआ? नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। बट जो उसका नीचे वाला पार्ट है, जो उसके नीचे वाला पार्ट है वो पानी के अंदर ग्रो कर रहा है, यानी पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्लियर है? फिर लास्ट आता है केमोट्रॉपिज्म। केमोट्रॉपिज्म में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल स्टिमुलस। कोई केमिकल मिला प्लांट को और फिर उसने अपनी ग्रोथ दिखाई। फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी प्लांट में सीड जाता है यानी पॉलन ग्रेन जाता है, तो पॉलन ट्यूब क्या होने लगता है? ग्रोथ करने लगता है। तो यहाँ स्टिमुलस कौन हुआ? पोलन ग्रेन, जो सीड उस प्लांट के अंदर गया, और पोलन ट्यूब की ग्रोथ क्या हुई? रिस्पॉन्स। तो इसे बोलेंगे केमोट्रॉपिज्म। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें थी किसके बारे में? ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में। अब बात आती है नास्टिक मूवमेंट की। नास्टिक मूवमेंट क्या होता है? नास्टिक मूवमेंट्स आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट विच आर नीदर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रोथ। ये जो नास्टिक मूवमेंट होती है उसे स्टिमुलस के टुवर्ड्स नहीं होती, स्टिमुलस से अवे नहीं होती, उससे ग्रोथ से कुछ लेना देना नहीं है, वो सिंपल एक मूवमेंट है, नॉन डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा छुई मुई का पौधा जिसे टच मी नॉट प्लांट कहते हैं। जैसे आप उसे टच करोगे तो वो श्रिंक हो जाता है और थोड़ी देर बाद फिर खुल जाता है। क्यों होता है? जब हम टच मी नॉट प्लांट को टच करते हैं तो इमिडिएटली वो क्या करता है? जो उसके लीव्स में वाटर था उसको लीव कर देता है, तो श्रिंक हो जाता है, और कुछ टाइम बाद वो दोबारा उस वाटर को अपने एटमॉस्फेयर से अटेन कर लेता है, तो फिर खुल जाता है। क्लियर रहेगी ये बात? तो इस टाइप की मूवमेंट को हम नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कुछ इस तरीके से होता है। क्लियर है? अच्छा, अब हमने ह्यूमन में एक तो समझ लेते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम, बट मैंने बताया था आपको कि ह्यूमंस में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो दो चीज़ों से होता है, एक नर्वस सिस्टम से और एक एंडोक्राइन सिस्टम से। किससे? एंडोक्राइन। अब एंडोक्राइन सिस्टम को समझते हैं एक बार। तो हमारी बॉडी में कई सारे ग्लैंड है जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। उन ग्लैंड्स को हमने क्या नाम दे दिया है? एंडोक्राइन ग्लैंड। तो द एंडोक्राइन ग्लैंड ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। द एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस केमिकल सब्सटेंस। क्या प्रोड्यूस करते हैं? केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर एंग्री, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी बॉडी में होता है एड्रेनल ग्लैंड। क्या करता है? एड्रेनल ग्लैंड, जो कि प्रोड्यूस करने लग जाता है एड्रेनलिन हार्मोन, जो पूरे हमारी ब्लड के थ्रू पूरे हार्ट में, रिब में, मसल्स में, डायफ्राम में यहाँ चले जाता है, और हमारी ब्रीदिंग रेट जैसे तो गुस्से में देखा आपने हाँफने लगता है, उसे गुस्सा आने लगता है। तो क्यों? क्योंकि बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। दूसरा, हमारी बॉडी में आयोडीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो थायराइड ग्लैंड हमारा क्या प्रोड्यूस करता है? थायरॉक्सिन। क्या प्रोड्यूस करता है? थायरॉक्सिन। अच्छा, थायराइड ग्लैंड के अच्छे से काम करने के लिए से हमें क्या देना होता है? आयोडीन। क्या देना होता है? आयोडीन। अच्छा, ये काम किस में करता है? ये हमारी ग्रोथ में काम करता है। अच्छा, आयोडीन ना दे, डिफिशियंसी हो जाए तो क्या हो सकता है? तो इंसान को गॉइटर हो सकता है, जो गला फूल जाता है वो देखा है आपने, उसे बोलते हैं।
तो आयोडीन इसलिए। अच्छा, फिर हमारे पास होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है हमारे, ये ग्रोथ हार्मोन होता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन ज़्यादा निकल रहा है किसी में, उसकी हाइट लंबी होगी, कम है तो छोटी होगी, ये सारी चीज़ें। अच्छा, जैसे मेल में टेस्टिस एक ग्लैंड है जो कि स्पर्म रिलीज करता है, वो अलग चीज़ है। स्पर्म किस लिए यूज़ होता है हमारा, स्पर्म यूज़ होता है हमारा रिप्रोडक्शन के लिए, बट टेस्टिस से ही हमारा क्या मिल जाता है हमें, मेल में टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन हमारे कई चीज़ों में काम आता है, स्ट्रेंथ में, ग्रोथ में। उसी तरीके से फीमेल्स में क्या होता है, ओवम प्रोड्यूस करता है एस्ट्रोजन। क्या, एस्ट्रोजन, वो भी सेम यही काम करता है। तो ये कुछ ग्लैंड्स थे, एंडोक्राइन ग्लैंड। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब हमने कर लिए हैं सारे क्वेश्चन आंसर, कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर। क्लियर रहेगी ये बात।